कोई सेंटेंस जैसे रोज सुबह होती है, ऐसे ही हर काम एक टाइम पर उसी तरह से रिपीट होता है। हम रोज आपके लिए बेस्ट विश करते हैं और उम्मीद भी करते हैं, वही उम्मीद हमारी तब तक रहेगी जब तक आप परफेक्शन ना हो जाए। आप अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। और इस स्टेटमेंट के बाद हम अपने जो 12th का फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम प्रोपोर्शन इन ऑर्गेनिज्म्स है, उसका आज 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। 3 लेक्चर पहले हो चुके और कल की क्लास में हमने ये जान लिया था कि जो ए सेफ्रोकॉक्सन है उसके कौन कौन से मेथड हैं। और उसमें लास्ट हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बस मैं केवल इसको डिफाइन करूंगा दोबारा से, बाकी नहीं करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है जब प्लांट के सीड से अलग किसी वेजिटेटिव पार्ट से आप नया प्लांट डेवलप कर सकते हो, तो उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। और जिस पार्ट को आप यूज करोगे नया प्लांट डेवलप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोपेगुल। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोपेगुल। तो जो प्रोपेगुल है ये प्लांट का वो वेजिटेटिव पार्ट है जिसमें स्टोर फूड होता है और उससे आप नया प्लांट डेवलप कर सकते हो। कुछ प्रोपेगुल के एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो राइजोम है, वो स्टोलन है, वो रनर है, वो शकर है, वो ऑफसेट है, वो बल्ब है, वो ट्यूबर है, वो कोर्म है, वो बुलबिल है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल प्रोपेगुल के हैं। इन सब में स्टोर फूड होता है और उस स्टोर फूड का यूज करके ही ये अपना इनिशियल जर्मिनेशन करते हैं और लीव्स आने के बाद फिर स्टार्ट कर देंगे फोटोसिंथेसिस। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब यहीं पर हमें अगले पार्ट में, जो आज का पार्ट है, वहां से अब क्लास शुरू कर रहे हैं। उसमें मुझे आपको कुछ बताना है एक ऐसे प्लांट के बारे में जो हंसी में दुख बन गया। एक प्लांट है, बहुत ध्यान सुनेगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोबिलस कुंथियाना। सॉरी, मैं पहले बात करूंगा आइकोर्निया। आइकोर्निया क्रैसिपिस की, पहले इसकी बात करेंगे, क्रैसिपिस। ये एक एक्सोटिक प्लांट है, एक ऐसा प्लांट जो हिंदुस्तान का नहीं है। एक्सोटिक का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्लांट जिसको हम दूसरे देश से, विदेश से लाए हैं, वो एक्सोटिक है। तो ये इंडियन प्लांट नहीं है। ये प्लांट अमेरिका का है। इसको हिंदुस्तान में लाए थे इसका ब्यूटीफुल फ्लावर और ब्यूटीफुल लीव्स की वजह से। इसकी लीव्स की शेप बहुत सुंदर होती है और इसका फ्लावर पर्पल कलर का बड़ा ब्यूटीफुल होता है। तो कुछ लोग जब अमेरिका घूमने गए हुए थे और वहां के पौंड में उन्होंने इस प्लांट को देखा तो बहक गए, लट्टू हो गए। और जब हिंदुस्तान में लट्टू होते हैं तो उनके दिमाग से पहले आता है ये मेरे पास होना चाहिए। तो इस प्लांट को अमेरिका से लाया गया फॉर द ब्यूटी ऑफ इट्स फ्लावर एंड द लीव्स। और आज ये इंडिया में मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में ऐसा प्लांट जो पानी में ग्रो करता है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है वो आइकोर्निया क्रैसिपिस है। एक क्वेश्चन बन गया कि मोस्ट एक्वेटिक वीड, मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड इन इंडिया इज आइकोर्निया क्रैसिपिस। इसको कहां से लाए हैं? अमेरिका से लाए हैं। क्यों लाए हैं? इसकी फ्लावर की ब्यूटी और लीव्स की ब्यूटी के लिए लेकर आए। और इट ग्रोज इन स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर जो पानी बहता नहीं है, रुका रहता है, जो पॉन्ड है, लेक्स में, रिवर नहीं कह रहा, रिवर रनिंग वाटर है, लेकिन ऐसा कोई वाटर सोर्स जिसका पानी रुका रहता है उसमें ये ग्रो करता है। तो ये एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, मैरीन वाटर का प्लांट नहीं। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो गया? देखिए, एक तो आप ये जाने, इसको पढ़ा है आपने, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ऑफसेट से। ऑफसेट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है और इसलिए बहुत तेजी से ये
पूरे पॉन्ड को, पूरे एक्वेटिक बॉडी को कवर कर लेता है, उसमें फैल जाता है। एक बड़ी बात और बताऊं मैं इसकी, ये ऐसा एक्वेटिक प्लांट है जिसका 12 डेज में, 12 दिन में बायोमास डबल हो जाता है। इट्स बायोमास बिकम्स डबल इन 12 डेज। अगर ये आज इसका बायोमास 1 किलो का है तो नेक्स्ट 12 दिन में 2 किलो का हो जाएगा, फिर 4 केजी का हो जाएगा। यानी बहुत तेजी से बायोमास बढ़ता है और ये पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेता है। अब ये एक तो जो वाटर बॉडी है उसकी ऑक्सीजन को ज्यादा यूज करता है और जो पानी है उसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, डीओ कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वहां पर एक्वेटिक लाइफ है, फिश है, उनको ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है और एक्वेटिक लाइफ धीरे धीरे मरने लगती है। दूसरा, ये इतना थिक ग्रो करता है कि वाटर का एयर से कांटेक्ट खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जो एयर और वाटर कांटेक्ट खत्म हुआ तो जो फाइटोप्लैंक्टन है, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे और एक्वेटिक फूड चेन का बड़ा पार्ट है, वो मरने लगते हैं। तो फिर फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, पहले ऑक्सीजन कम हुई, फिर फूड चेन डिस्टर्ब हो गई और उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ खत्म हो गई। दूसरा, क्योंकि इसका बायोमास बहुत तेजी से बढ़ता है, तो एक तो ये वाटर बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, दूसरा ये बायोमास ज्यादा होने की वजह से पुराने प्लांट की डेथ होती रहती है, नए प्लांट पैदा होते रहते हैं, तो पानी में इसका डेड पार्ट सेडिमेंट नीचे बैठता रहता है और वाटर बॉडी की गहराई कम होती चली जाती है। तो पहले तो इसने जो वाटर बॉडी की एक्वेटिक लाइफ है, फिश वगैरह हैं, उनको खत्म कर दिया। उसके बाद इसने उसकी गहराई कम करनी शुरू कर दी और कुछ सालों में वो वाटर बॉडी, वो पॉन्ड खत्म हो जाएगा और इसको हम कॉमनली बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ। इसका एक नाम क्या है? वाटर हाइसिंथ, पानी का दानव, हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। और टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, इसको पहले बंगाल में लाया गया था और इसकी वजह से वहां के काफी पॉन्ड खत्म हो गए हैं। जो एक अनऑथेंटिक डेटा है, मैं उसको ऑथेंटिक नहीं कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग तो इस प्लांट की वजह से 70% पॉन्ड्स ऑफ बंगाल है फिनिश्ड, खत्म हो गए हैं। वो पॉन्ड रहे नहीं, भर गए, वहां पानी खत्म नहीं होता। पहले उसकी लाइफ खत्म की और फिर उसको इसने जो उसकी शैलोनेस थी, गहराई थी, डीपनेस थी, वो खत्म करके उसको खत्म कर दिया। तो हमें क्लियर हो गया ये आइकॉर्निक प्रेसिपिस एक मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से वाटर बॉडी जल्दी खत्म हो जाती है। और खत्म होने का कारण दो ही है, पहले तो लाइफ खत्म करता है, फिर उसकी गहराई खत्म कर देता है, और फिर इतना बेशरम है कि जैसे ही पानी आएगा वह दोबारा मिलेगा तो अपने ऑफ साइड से दोबारा से ये अपने को डेवलप कर लेता है। इसमें क्योंकि फ्लावरिंग भी होता है, सीड भी बनता है, तो 12 फॉर्म में ये अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है, सीड से भी करता है और ऑफ सेट से भी करता है। तो ये आपको याद रखना, वाटर हाइसिंथ, टेरो बंगाल, साइंटिफिक नेम आइकॉर्निक प्रेसिपिस, लाइस को अमेरिका से, और जाल में फंस गए इसकी ब्यूटी से। ब्यूटी किसकी थी? फ्लावर की थी और लीव्स की थी, ठीक है। और ऑफ सेट आपको याद रखना है, ऑफ सेट के थ्रू इसमें एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। मुझे याद है गांव में इसको बोलते हैं समुंदर शौक। जो छोटे तब सुनते थे समुंदर शौक, भाई हमारे गांव में समुंदर शौक हो गया पौंड में, इसे निकाल कर फेंको नहीं तो ये पौंड को खत्म कर देता, तब हमें समझ नहीं आता था। बल्कि मैं तो बताऊं, इसमें जब पढ़े, शायद आपको इलेवंथ में पढ़ाया होगा प्लांट मॉर्फोलॉजी में, कि इसमें जो रूट कैप है वो रूट पॉकेट में मॉडिफाइड हो जाती है, रूट पॉकेट में, और उस रूट पॉकेट में एयर भरी होती है। तो हम तो छोटे छोटे क्या करते थे, हमें नहीं पता था ये प्लांट है जो हम पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे। इसका प्लांट निकाला, उसकी रूट पॉकेट को अलग किया,
और पैर से बहुत तेजी से दबाते थे, एक फट की आवाज आती थी। क्योंकि जब एयर प्रेशराइज होती है और वो झटके से बाहर निकलती है तो वो उसकी आवाज होती थी। एक पुराना क्वेश्चन आपको याद दिला दिया कि आई कॉर्निया में रूट पॉकेट भी होती है, रूट कैप की जगह रूट पॉकेट होती है। और उससे इसको क्या फायदा हुआ? उससे इसको ये फायदा हुआ कि ये पानी पर तैरता है, फ्लोटिंग करता है, तो उसमें एयर भजाने की वजह से इसे फ्लोटिंग करना आसान हो जाता है। तो रूट पॉकेट्स सपोर्ट इट्स फ्लोटिंग, वो इसकी फ्लोटिंग को सपोर्ट करते हैं। तो दैट इज द आइकॉर्निया क्रैसिपिस वाटर हाइथिन टेरर ऑफ बंगाल। और अब हम अगला पार्ट शुरू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्शन पूरा कर चुके, आज और कल में हम सेक्सुअल भी पूरा कर लेंगे और फिर हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो आपको याद है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ए सेक्सुअल से कई पॉइंट में डिफरेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप फटाफट में जवाब दोगे। आप कहोगे बाई पेरेंटल है, आप कहोगे गैमेट्स बनते हैं, आप कहोगे मेयोसिस डिवीजन होता है, आप कहोगे फर्टिलाइजेशन होता है, आप ये भी कहोगे कि फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जो न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो वेरिएंट होते हैं, दे आर नॉट जस्ट लाइक देयर पेरेंट्स, अपने दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और हम ये भी जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तब उसमें फ्लावरिंग होगा। क्या होगा? फ्लावरिंग होगा, क्योंकि प्लांट के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनके सेक्स ऑर्गन उनके फ्लावर में होते हैं। द सेक्स ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज इन देयर फ्लावर। तो अगर आपका कोई प्लांट गमले में लगा हुआ है, उस पर बड़ बननी शुरू हो गई, तो आप ये मान लें कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। तो हम प्लांट के फ्लावर की बात कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि फ्लावर को देखकर आप प्लांट को बता दोगे कि भाई ये रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, आप ये भी देखते हो कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें एक सीजन में फ्लावरिंग होता है। देयर आर सर्टेन प्लांट्स इन विच फ्लावरिंग अकर्स इन ए पर्टिकुलर सीजन। कुछ ऐसे हैं जिनमें थ्रू आउट ईयर फ्लावर लगे रहते हैं, फ्लावर बनते रहते हैं, यानी वो पूरे साल अपना रिप्रोडक्शन करता रहता है। लेकिन हम ऐसा भी जानते हैं कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनमें पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होता है। There are certain plants in which flowering occurs once in a life. तो अब मैं बात कर रहा हूं फ्लावरिंग फिनोमिना, कि फ्लावर किसमें कब आते हैं। फ्लावरिंग फिनोमिना, तो फ्लावर का मतलब हो गया, हम लेक्चर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेसन है, उसका नाम यही है, रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो वह हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन किसी भी फ्लावर की फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन के लिए होती है, और जो फ्लावर है उसकी बहुत सारी वैल्यूज हैं, पर प्लांट के लिए उसका पर्पस रिप्रोडक्शन करना है। अब देखिए, ऐसे प्लांट जिनमें लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होता है, उनमें एक ही बार फ्रूट बनेगा, क्योंकि फ्लावर बनने के बाद ही रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होगा। फ्लावर बनने के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन हो, उससे फिर फ्रूट बनेगा, फ्रूट में सीड बनेंगे। तो अगर एक बार फ्लावरिंग हुआ है तो फ्रूट भी और सीड भी जिंदगी में एक ही बार बनेंगे। एंड सच प्लांट इज कॉल्ड मोनोकार्पिक। मैं कुछ क्लासिकल एग्जाम बता रहा हूं आपको, उन प्लांट के बारे में बात कर रहा हूं जिनमें लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होता है। उनमें से एक तो बहुत कॉमन नेम आप जानते हो, बैम्बू। इसके एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, बैम्बू, बांस, बैम्बू।
हालांकि इसमें राइजोम से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, बनाना में, बैम्बू में, और आप ये जानते हो कि जो आपका टर्मरिक है, जो हमारा जिंजर है, इन सब में वो राइजोम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। लेकिन बैम्बू में फ्लावरिंग भी होता है। और बिटवीन 50 to 100 ईयर्स, 50 से 100 साल के बीच में इसमें एक ही बार फ्लावरिंग होगा। तो इन बैम्बू फ्लावरिंग अकर्स वंस इन द लाइफ, और वो पीरियड तब होगा जब वो प्लांट 50 ईयर से लेकर 100 ईयर के बीच में होगा। इतना बड़ा डिफरेंस है। तो अगर किसी ने बैम्बू का प्लांट लगाया है तो उसके फ्लावर देखने के लिए बाबा जी बनने तक का इंतजार करना पड़ेगा। कई बात ये हो सकता है कि पोते कहीं के बाबा जी लगा के गए थे और फूल ना देख पाए, चले गए बेचारे पहले, तो इतना लंबा टाइम है। तो ये तो बैम्बू की बात हो गई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसका नाम है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। आप बिल्कुल याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आइकोनिक वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, कुंथियाना। इसका कॉमन नेम है नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी। इट्स कॉमन नेम इज नीला कुरेंजी। तो इसका कुंथियाना कॉमन नेम नीला कुरेंजी है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें जो फ्लावरिंग होता है वो 12th ईयर में होता है, 12वें साल में होता है। 12th ईयर में होता है, 12वें साल में होता है। और इस प्लांट का तो इसलिए इंपॉर्टेंस हो गई, इस प्लांट को 1994 में, याद रखें 1994 में लगाया गया था, प्लांट किया गया था केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु। इन स्टेट्स की जो रोड साइड होती है, जैसे सड़कों के किनारे हम दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, तो बहुत लंबे एरिया में बोथ साइड ऑफ द रोड दिस प्लांट वाज प्लांटेड। और कब प्लांट हुआ था? ये प्लांट किया गया था 1994 में। और मैंने जैसे कहा है कि 12th ईयर में इसमें फ्लावरिंग होगा। तो इंडिया में 2006 में इसका मास फ्लावरिंग हुआ। और फ्लावरिंग का पीरियड था सितंबर अक्टूबर, ये सब याद रखना है आपको कंपटीशन के लिए, अक्टूबर। तो नीला कुरेंजी जिसका साइंटिफिक नेम स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना है, उसको 1994 में इंडिया में 3 स्टेट में, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु की सड़कों के किनारे लगाया गया था। और सितंबर अक्टूबर 2006 में इसमें मास ब्लूमिंग हुआ और इतना सुंदर दृश्य बन गया था कि इसने टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया कि भाई साहब उस रोड पर भाई साहब लंबी दूर दूर तक फूल खिले हुए हैं, नीले नीले फूल खिले हुए हैं। हम नीला कुरेंजी नाम कर दिया और लोग देखने जाते थे। वैसे भी हमारे यहाँ पे एक बार कोई ऐसी रूमर्स या झूठी सच्ची बात फैलनी शुरू हो जाए तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो जहां लगे ना भाई साहब बिल्कुल ऐसे देखिए, तो वो भाई साहब शाम तो सब बहुत लोग दिखा चुका होगा। तो ये इंडिया की अच्छी बात है। अगर आपको किसी बात को कहीं दूर तक फैलवाना है तो बस आप अपने दोस्त को बता के इतना जरूर कहना, भाई बस तू मेरा दोस्त, किसी को बताना नहीं है। और 2 दिन बाद कोई आपको बताते मिलेगा, भाई तू मेरा दोस्त, किसी को बताना नहीं। इंडिया इज गुड। तो अब ये बात क्लियर हो गई। तो इसको 2006 में इसके फूलों को देखा गया। और क्योंकि फ्लावरिंग एक ही बार होता है, फिर दोबारा फ्लावरिंग उस प्लांट पर नहीं होता, तो फिर हमने 2006 में नए प्लांट लगा दिए, नए प्लांट लगा दिए। और सेकंड ब्लूमिंग इन्हीं स्टेट्स में, उन्हीं रोड साइड पर 2018 में हुआ, जो अभी 2 साल पहले सेकंड ब्लूमिंग हुआ।
और जब सेकंड ब्लूमिंग हो गया तो फिर से हमने 2018 में नए प्लांट लगा दिए। अब 6 में हो चुका, 18 में हो चुका, वो तो हो चुका। अब क्वेश्चन बनेगा कि नेक्स्ट ब्लूमिंग इस प्लांट का इंडिया में कब होगा। तो आप पता है, तो आपका मैथ तो बहुत अच्छा है, 2030 में होगा। तो नेक्स्ट मास ब्लूमिंग ऑफ नीलाकुरिंजी विल बी सीन इन 2030। ये कितनी अच्छी बात हुई। लाइफ में एक ही बार 12वें 12th ईयर में फ्लावरिंग कर रहा है, और बैमूल कमाल ही कर दिया, 50-100 ईयर्स के बीच में एक बार फ्लावरिंग करता है। ये मैं फ्लावरिंग फिनोमिना की बात कर रहा हूँ, किस प्लांट में कैसे कैसे फ्लावरिंग होता है, कितनी बार होता है। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, और वो एग्जांपल है अगेव अमेरिकाना। इस प्लांट का नाम कल भी आया था, और अब आपको मुझे बताना है कि इस अगेव का नाम किस पॉइंट के लिए, किस एग्जाम्पल के लिए आया था। बोलो। इसका नाम आया था बुलबिल्स के लिए। जो बुलबिल है, जो कंडेंस्ड बड है, उससे नया प्लांट डेवलप होता है अगेव अमेरिकाना में, जो एंजियोस्पर्म है, और साइकस में जो जिम्नोस्पर्म। तो इस अगेव अमेरिकाना में भी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होता है, और ये फ्लावरिंग 10 से 30 साल की ईयर के बीच में होता है। जब प्लांट की लाइफ 10 ईयर्स लेकर 30 बीच में होती है, तो इसे हम उसमें फ्लावरिंग देख सकते हैं, पर वो फ्लावरिंग जिंदगी में एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। तो 3 कॉमन एग्जाम्पल हैं किसके, फ्लावरिंग फिनोमिना के, जिसमें लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होता है। यानी ऑल दीज 3 एग्जाम्पल आर ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक में एक ही बार होता है। अब एक वर्ड, ये तो मोनोकार्पिक है, लेकिन आपने घर में जो अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाया हुआ है, तो उस पे तो आप देखते हो कि हर साल आम आ जाते हैं। तो जब किसी प्लांट में लाइफ में कई बार फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक। दैट इज कॉल्ड पॉलीकार्पिक। क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे पॉलीकार्पिक। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, मोनोकार्पिक क्लियर हो गया, और पॉलीकार्पिक वो हुआ जिसमें लाइफ में कई बार फ्लावरिंग होता रहेगा। एक पर्टिकुलर सीजन आने पर उसमें फ्लावरिंग हो जाएगा। और जो मोस्ट ऑफ फ्रूटिंग प्लांट्स है, जैसे आपका गुआवा है, हर टाइम आपको गुआवा नहीं मिलेंगे, हर टाइम मैंगो नहीं मिलेगा, ऑरेंज नहीं मिलेगा। ये एक फिक्स टाइम पर इनके सीजन के अकॉर्डिंग इनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगा। अब मैंने कहा था आपको कि लाइफ स्पैन में 3 पार्ट हैं। एक तो हुआ वेजिटेटिव फेज प्लांट के लिए, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड हुआ सेंसेंट फेज। थर्ड क्या हुआ, सेंसेंट फेज। ठीक है। अब जब किसी प्लांट में आपने मैंगो प्लांट लगाया, अभी आप लगाए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, और 3rd ईयर में उसमें पहली बार आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि उसमें फ्लावर बन रहे हैं, उसमें फ्रूट भी बनेंगे। तो अब जो हमने आपको थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग, तो उसकी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो गई, और अब वो रिप्रोडक्टिव फेज में चला गया। और अगस्त और अर्ली सितंबर में सारे फ्रूट आपने उसके यूज कर लिए, फ्रूट खत्म हो गए। अब एक फ्रूटिंग पीरियड से नेक्स्ट फ्रूटिंग पीरियड के जो बीच का टाइम है, उसको मैं ग्रोथ फेज कहूं, या उसको मैं रिप्रोडक्टिव फेज ही कहूं। अब रिप्रोडक्टिव फेज तो इसलिए कह पा रहा हूं मैं, क्योंकि अब उस पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और अब क्वेश्चन यही फंस रहा है कि क्या ये फेज जुवेनाइल फेज है, क्या या फिर ये वेजिटेटिव या ग्रोथ फेज है। याद रखिए, पॉलीकार्पिक प्लांट में 2 फ्लावरिंग पीरियड के बीच में जो पीरियड होता है, उसे बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड। इंटर फ्लावरिंग
period, or this period is not the part of growth phase or वेजिटेटिव फेज। ये जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज का पार्ट नहीं है। एक बार फ्लावरिंग शुरू हुआ तो उसकी ग्रोथ फेज, वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हो गई। अब जब तक उसमें फ्लावरिंग होता रहेगा तो वो उसकी रिप्रोडक्टिव फेज चल रही है, लेकिन बीच में जो नॉन रिप्रोडक्टिव पीरियड है उसे बोलते हैं मैच्योरेशन पीरियड। मैच्योरेशन पीरियड और मैच्योरिंग पीरियड। तो ये नया नाम उसको आप दोगे इस पीरियड को। उस पीरियड में आप क्या यूज नहीं करोगे, उस पीरियड में आप कोई जुवेनाइल वर्ड या ग्रोथ फेज या वेजिटेटिव फेज यूज नहीं करोगे। तो नाउ इट इज क्लियर कि दो फ्लावरिंग सीजन के बीच का जो पीरियड है, जो नॉन फ्लावरिंग पीरियड दो पीरियड के बीच में आ रहा है, दो फ्लावरिंग सीजन के बीच में आ रहा है, उसको हम इंटर फ्लावरिंग पीरियड या टेक्निकली वो मैच्योरिंग पीरियड है या मैच्योरेशन पीरियड। क्लियर? तो जो आप आम देखते हो, अमरूद देखते हो या घर में नींबू लगा रखा है, वो भी लगभग सीजन में आते हैं। उनमें बीच में साल में दो फ्लावरिंग सीजन होंगे और एक जो है वही एक फ्लावरिंग हुआ बीच में चल रहा है, वो मैच्योरिंग फेज है। अब इसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि फ्लावरिंग लाइफ में एक बार भी हो सकता है, बार बार भी हो सकता है और थ्रू आउट ईयर भी हो सकता है। आप कई बार सुनते हैं ना 12मासी प्लांट है, 12मासी। 12मासी मतलब होता है कि हर मंथ में उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता रहता है। थ्रू आउट लाइफ रिप्रोडक्शन, थ्रू आउट ईयर रिप्रोडक्शन चल रहा है। और मोस्ट ऑफ प्लांट का रिप्रोडक्शन सीजनल होता है, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर, मॉइस्चर और भी कंडीशन चाहिए, लाइफ ड्यूरेशन चाहिए, उनके अकॉर्डिंग उसमें फ्लावरिंग होता है। तो नाउ इट इज क्लियर कि किस में एक बार होता है, किन में बार बार होता है, और जिनमें बार बार होता है उनको हम बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, आपको क्लियर हो गया। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए इतना अच्छा टाइम आपके लिए है, दुनिया के लिए बहुत बुरा टाइम है। बहुत बुरा टाइम इसलिए है कि हर आदमी डरा हुआ है, क्योंकि जो चीज इनविजिबल होती है, जो दिखाई नहीं देती, ऐसा दुश्मन जो कहीं से भी वार कर सकता है वो हमेशा खतरनाक होता है। अब जस्ट कोई देखो कि कितने लोग डरे हुए हैं, क्यों गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर रही है, घर से बाहर ना निकलो, हाथ सैनिटाइज करते रहो, आइसोलेट रहो। मकसद यही है कि वायरस एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर होगा। तो एक वायरस ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। मैं तो पूछता हूं, अब क्या यूज है उनका आपके एटॉमिक वेपन्स का, जो आपने बड़े बड़े मिसाइल बना रखी हैं, एक वायरस सामने नहीं कर पा रहे हैं। यानी इंसान को मारना बहुत आसान है, तो विजिबल है, और वायरस मारना इसलिए मुश्किल है, खत्म करना, मारना वर्ड हटा रहा हूं, वापस ले रहा हूं मैं, खत्म करना इसलिए मुश्किल है कि इनविजिबल है। देखिए नेचर का क्या एक कंट्रोल है, ये नेचर का चेक एंड बैलेंस है। जब भी नेचर के ऊपर स्ट्रेस डेवलप होगा, नेचर हमेशा अपने को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करे जो स्ट्रेस कम हो जाए। तो फिर भी हमें अपना ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है। इस टाइम अपना और अपनों का ध्यान रखना ही एक्चुअल पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति। देशभक्ति मतलब ये नहीं होता हम जंग में जाकर लड़े, लाओ जो हम उसको मार पाएंगे, हम उसको दुश्मन हरा पाएंगे। देशभक्ति मतलब ये है कि जो हमारा लो है, जो हमें वो कह रहा है, हम उसे परफेक्टली फॉलो करें, वो देशभक्ति मेरे हिसाब से पहला पॉइंट ये है। तो आई होप कि आप, क्योंकि बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है अपने घर वालों के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए, कि आप उन्हें समझाएं, आप उन्हें बताएं कि ये कैसे क्या है, कैसे अटैक करता है, क्योंकि इतनी तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। भाई जो बच्चा ह्यूमैनिटीज का, तो नहीं पता कि वायरस, वो तो वैसे जानता वायरस होता है, वो वायरस क्या है, कैसे है, उसको थोड़ा सा आपको पकड़ना चाहिए। इन वेरी फर्स्ट लेक्चर, जो मेरा बहुत पहला लेक्चर था 12th का नहीं, उसका क्रैश कोर्स था, उसमें पहले दिन मैंने सारी इंफॉर्मेशन जो उस टाइम अवेलेबल थी वो दी थी।
और अब तो उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड हो गई हैं, तो मैं किस दिन फिर उसको और रिकैप करूंगा। जो नई इंफॉर्मेशन आई हैं उनको भी हम आपको डिलीवर करेंगे, ताकि आप भी कोरोना एक्सपर्ट हो जाओ पढ़ने के। बाकी तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ। तो चलिए खैर, कोरोना से वापस आके फिर हम अपने पार्ट पर वापस, टॉपिक पर वापस आ रहे हैं। अब देखिए, प्लांट में हमें पता चल गया, प्लांट में हमें पता चल गया कि फ्लावर आया तो इसका रिप्रोडक्शन शुरू हो गया। क्या हायर एनिमल्स में भी हम ये पता लगा सकते हैं कि जुवेनाइल फेज पूरी हो गई और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई? तो फ्लावरिंग फिनोमिना प्लांट्स के लिए है और एनिमल के लिए भी हाँ, कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं, कुछ ऐसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जिनके बेस पर हम ये पता लगा लेते हैं कि एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई है। तो अब एनिमल में कैसे आप फाइंड आउट करोगे? एनिमल में दो तरह के साइकिल हैं जिनके बेस पर हम OES, ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दो तरह के साइकिल किसमें हैं? दो तरह के साइकिल किसमें हैं? दो तरह के साइकिल एनिमल्स में हैं, जिनके बेस पर हम ये पता लगा लेते हैं कि उसमें रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गई। अब ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये फीमेल में होते हैं, इनका मेल से कोई कंसर्न नहीं है। दीज आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द फीमेल। अब ये होता है नॉन प्राइमेट्स में। जो नॉन प्राइमेट्स एनिमल हैं उनमें ओएस्ट्रस साइकिल होता है, और जो प्राइमेट्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स, हम मैमल क्लास पर बात कर रहे हैं। नॉन प्राइमेट्स मैमल और प्राइमेट्स मैमल। तो नॉन प्राइमेट मैमल में तो ओएस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होना इस बात का इंडिकेशन है कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई है। और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में स्टार्ट होना इस बात को इंडिकेट करता है कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई। अब अगला क्वेश्चन आप दिमाग तुरंत आया कि भाई ये प्राइमेट नॉन प्राइमेट कौन है? किसको मैं प्राइमेट कहूं और किसको मैं नॉन प्राइमेट कहूं? ठीक है, अब जानो, जो प्राइमेट्स हैं वो मैमल्स हैं विच कैन यूज देयर फोरलिम्स अदर देन वॉकिंग, जो अपने हाथों का यूज चलने से अलावा किसी और काम में भी कर सकते हैं। मंकी है, चलता भी है और पकड़ता भी है। गाय ने तो अपने पैरों का यूज कभी नहीं किया, लो अभी मैं आप कुछ चीज पकड़ लेगी, खाना अकेला पकड़ लेगी, नहीं करेगी। एक तो ये हुआ कि प्राइमेट्स कैन यूज देयर फोरलिम्स अदर देन वॉकिंग, लेकिन नॉन प्राइमेट्स वो हैं जो अपने फोरलिम्स का यूज केवल वॉकिंग में कर सकते हैं। अब यहां पर तो मैं एग्जाम्पल बात करूं, यहां डॉग है, यहाँ कैट है, यहाँ काऊ है, यहाँ पर रैबिट है। ये सब नॉन प्राइमेट के एग्जाम्पल हैं। डियर है, जो भी आप चाहो। और प्राइमेट के एग्जाम्पल हैं मंकी, एप्स जिसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन, ओरंगुटान आते हैं, एंड ह्यूमन। तो यानी हमें क्लियर हुआ कि नॉन प्राइमेट को तो हम फीमेल को इस बेस से पहचानेंगे और प्राइमेट फीमेल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बेस से पहचानेंगे कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होगी। अब प्राइमेट का मैंने केवल एक डिफरेंस बताया आपको, मैं और थोड़ा बता दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जो प्राइमेट्स हैं ये वाले, दे आर कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर, उनका रिप्रोडक्शन का एक कोई फिक्स सीजन नहीं होता, थ्रू आउट ईयर खुशियां आती रहती हैं। अब ह्यूमन को देखो, आप जितने भी हो, जितने क्लास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के
अगर मैं बर्थडे पूछूं तो 12 महीने कवर हो जाएंगे, और उसमें भी महीने भी काफी दिन कवर हो जाएंगे। तो वैसे 12 फरवरी, 14 फरवरी, ये फरवरी, वो फरवरी, क्योंकि थ्रू आउट ईयर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चलता है। यही मंकी का है, चिंपैंजी का है, गिब्बन का है, गोरिल्ला का है और मुटान का है। लेकिन मैं जनरली बात करूं, जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, इनका नॉन प्राइमेट का रिप्रोडक्शन लगभग सीजनल होता है। मैं 100% नहीं कह रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन हैं। तो प्राइमेट कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं और नॉन प्राइमेट सीजनल ब्रीडर हैं। एक डिफरेंस ये भी हो गया प्राइमेट नॉन प्राइमेट में। एक और मैं अंतर बता रहा हूं आपको, जो प्राइमेट्स हैं दे हैव फिंगरप्रिंट्स। आप ये ना समझें कि फिंगरप्रिंट आप में ही हैं, फिंगरप्रिंट मंकी में भी हैं, चिंपैंजी में भी हैं, गोरिल्ला में भी है, गिब्बन में भी है। लेकिन नॉन प्राइमेट में फिंगरप्रिंट नहीं है। तो फिंगरप्रिंट का डिफरेंस है। और जनरली ये भी होता है कि प्राइमेट्स इन वन प्रेगनेंसी गिव बर्थ टू वन इंडिविजुअल, जबकि नॉन प्राइमेट एक या एक से ज्यादा को बर्थ कर सकते हैं। तो ये हमने प्राइमेट नॉन प्राइमेट को क्लियर कर लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो कि प्राइमेट कौन है, नॉन प्राइमेट कौन है। अब क्लियर हो गया। ऑस्टर साइकिल होगा नॉन प्राइमेट में और मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा प्राइमेट में। अब ऑस्टर साइकिल, ये दोनों साइकिल हार्मोन रेगुलेटेड रिप्रोडक्टिव चेंजेस हैं। चाहे वो ऑस्टर साइकिल हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, बोथ साइकिल आर हार्मोन रेगुलेटेड। दोनों साइकिल हार्मोन से रेगुलेट होते हैं। ठीक है। अब मैं और बता दूं आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिप्रोडक्टिव चेंजेस होंगे और उन चेंजेस को हम एनिमल के बिहेवियर में नोट कर सकते हैं। वो हमें दिखाई पड़ती हैं। जो लोग एनिमल को रियरिंग करते हैं, पालते हैं गाय भैंस को, उनको पता होता है कि अब मेरी गाय रिप्रोडक्टिव फेज में है, मुझे इसको फर्टिलाइज कराना है। और इस ओएस्टर साइकिल में एक फेज ऐसी आती है जिसे बोलते हैं हीट फेज। ये फेज बिल्कुल वो फेज है जिसमें एनिमल फीमेल बिल्कुल तैयार होती है रिप्रोडक्शन के लिए। इट हैज हाई अर्ज ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर इस फेज में हम रिप्रोडक्शन कराएंगे, इंसेमिनेशन कराएंगे, तो चांसेस जो प्रेगनेंसी के हैं बढ़ जाएंगे। क्योंकि हीट फेज में ओवम इज अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। हीट फेज में जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए ओवम तैयार होता है। और अगर उसी बीच में हम इंसेमिनेशन करा दें मेल के साथ, तो फर्टिलाइजेशन संभावना बढ़ जाएंगे। तो ये गाय भैंस की हम बात कर रहे थे, हम कैट की बात भी कर रहे थे, हम डॉग की बात भी कर रहे थे। मेल में भी तो ऐसा सॉरी चेंजेस हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैं लेसन से अलग जा रहा हूं, थोड़ा सा ये मैं अलग बता रहा हूं। यस, भले ना पढ़ते हो, सिलेबस में नहीं है, लेकिन जस्ट इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल, मेल में भी हार्मोन चेंजेस तो होती हैं। और उन चेंजेस से जो बिहेवियर में, फिजियोलॉजी में चेंजेस अपीयर होती हैं, दैट इज कॉल्ड रट साइकिल, RUT रट। उसको बोलते हैं रट साइकिल। और कुछ एनिमल में मोस्ट अपरेंट हैं। इस फेज में मेल ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और सेक्स हार्मोन लेवल बढ़ जाता है। और हाथी, मेल एलिफेंट में तो ये बहुत खतरनाक हो जाती है। जैसे मदमस्त हाथी, जब वो देखते ना, आप कई बार देखो हाथी ने गाड़ी पलट दी और ये कर दिया, तहस नहस कर दी, वो उस टाइम रट फेज में होता है। उसमें हार्मोन, मेल हार्मोन लेवल ज्यादा हाई होता है और उस टाइम वो ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, जो उसके बिहेवियर में भी हम देख सकते हैं, वो महसूस होता है। तो मेल में है, मैं वो डिटेल नहीं करूंगा, बस नाम रट साइकिल याद रखो, जिसको हम कुछ बिहेवियर चेंजेस के बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ मेल में रट साइकिल है। पर चूंकि मेल में रेगुलरली
ये मेंटेन रहती है, ह्यूमन मेल की बात करूँ, रेगुलर मेंटेन रहती है, तो उस कंडीशन में हम बहुत ज्यादा मेल में अप्रेंड नहीं कर सकते, इसको बहुत क्लियर नहीं कर सकते, और बाकी एनिमल में हम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव चेंजेस हैं उनमें मंथली साइकिल चेंज होती रहती हैं, और वो साइकिल चेंज को हमने 4 फेज में डिवाइड किया है, जिनको हम आगे थर्ड लेसन जब डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो, पर फिलहाल 4 फेज होती हैं। उनमें से एक फेज ओव्यूलेशन है। वन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ओव्यूलेशन। क्या है? ओव्यूलेशन है। इसी फेज में ओव इज अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो एक टफ क्वेश्चन बन गया, एक बहुत डीप एग्जाम के लिए, नीट के लिए नहीं, कि हम ओएस्ट्रस साइकिल की किस फेज को मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओव्यूलेशन से कंपेयर कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मान सकते हैं, और वो है हीट फेज। जो यहाँ पर हीट फेज है वही कहाँ पर, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन फेज है। यहाँ भी अवेलेबल है और यहाँ भी अवेलेबल। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि जिनमें लगातार रिप्रोडक्शन होता है थ्रू आउट ईयर, उन्हें हम कंटिन्यूस ब्रीडर बोलते हैं। उसमें मोस्ट ऑफ जो प्राइमेट्स हैं वो उसके एग्जाम्पल हैं, और जिनमें एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। उसमें डॉग है, अक्सर आप देखते हैं ना डॉग, ये अक्टूबर और नवंबर में इसका पीक सीजन होता है, ऐसे कैट का होता है, ऐसे रैट का होता है, इन सब का एक सीजनल ब्रीडिंग फॉर्म में होता है। तो ये भी क्लियर हो गया कि कंटिन्यूस ब्रीडर कौन है और सीजनल ब्रीडर कौन है। अब हम अगला टॉपिक लेके चलेंगे, और जो अगला टॉपिक है वो बड़ा पॉइंट है किसमें, बड़ा टॉपिक है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्स रिप्रोडक्शन है उसमें कौन कौन सी इवेंट होती, उसमें क्या क्या होता है। तो पूरी जो सेक्स रिप्रोडक्शन है उसको हमने 3 इवेंट में, 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम सबसे पहले बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। पहले क्या? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पहला का बाद, फिर फर्टिलाइजेशन, और जो थर्ड होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी तक क्या क्लियर हुआ आपको? अभी तक क्लियर हुआ कि फर्टिलाइजेशन में, सेक्स रिप्रोडक्शन में पहले प्री फर्टिलाइजेशन चेंज होंगी, एक्टिविटीज होंगी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। अब इनको हम एक एक को अलग अलग करके पढ़ेंगे, हम एक एक को पढ़ेंगे, और मैं पहले ले रहा हूं प्री फर्टिलाइजेशन। तो ये तो क्वेश्चन बन गया कि सेक्स रिप्रोडक्शन हमने कितनी फेज में डिवाइड किया है, कितनी इवेंट डिवाइड किया है, तो आंसर 3 है। वो कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी फेज आएगी, तो आपको सिंपल पता है, फर्टिलाइजेशन पहले प्री फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। और अब डिटेल में हम जाएंगे किसमें? प्री फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें 2 इवेंट होनी है। जो प्री फर्टिलाइजेशन है उसकी फिर दोबारा से 2 इवेंट है, और वो 2 इवेंट कौन सी है? उनमें से एक इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, और दूसरी है गैमेट ट्रांसफर। तो पहले जो गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी इसमें
गैमिट फॉर्मेशन होगी। गैमिट बनने को हम, जो गैमिट बनना है उसको हम बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। और उसके बाद जो गैमिट बने हैं वो ट्रांसफर होंगे कहां पर, जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है। दे विल ट्रांसफर टू फर्टिलाइजेशन साइट। कर दो कंटिन्यू। तो फर्स्ट जो है उसमें गैमिटोजेनेसिस में गैमिट बनते हैं, और जो गैमिट बनते हैं फिर वो ट्रांसफर होते हैं उस साइट पर जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है। तो अब हम पहले बात करेंगे गैमिटोजेनेसिस की, है ना। इसमें फिर पहला पार्ट पढ़ेंगे गैमिटोजेनेसिस। तो मैं अब लेके आ रहा हूं इसका पहला पार्ट, गैमिटोजेनेसिस। तो पता चल गया गैमिट बनने का प्रोसेस गैमिटोजेनेसिस। और आप पता है गैमिट मेल और फीमेल दो तरह के होते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। जो मेल गैमिट है, मेल का मार्क याद रखो ये होता है। जो मेल गैमिट है उसको हम बोलते हैं एंथेरोजोइड्स और स्पर्म। और जो फीमेल गैमिट है उसको हम बोलते हैं ओवम। तो दो तरह के गैमिट है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। मेल गैमिट एंथ्रोजोइड है, फीमेल गैमिट ओवम। अब ये दो तरह के हैं। आप देखो, आप जा रहे हो रास्ते में, आपको रास्ते में लोग मिलते हैं, आप लड़के और लड़कियों अलग से पहचान लेते हो और बहुत अच्छी तरह पहचान लेते हो, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और फिर आप खुद कहते हो पहचान कौन, क्योंकि लड़का लड़के से दिखाई पड़ रहा है या फिर लड़की लड़के से दिखाई पड़ रही है, आप कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे गैमिट का है, अगर मेल एंड फीमेल गैमिट आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, उन्हें बोलते हैं होमोगैमिट्स और आइसोगैमिट्स। और आइसोगैमिट्स, जब मेल और फीमेल गैमिट बिल्कुल एक जैसे होते हैं तो उनको हम होमोगैमिट्स या आइसोगैमिट्स बोलते हैं। तो इसमें मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर होंगे। मैं जेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉर्फोलॉजिकली जब हम मेल और फीमेल को गैमिट्स को ना पहचान पाए उन्हें हम होमोगैमिट्स या उनको हम आइसोगैमिट्स बोलते हैं। लेकिन जब वो अलग अलग हैं, आप बिल्कुल पहचान से मेल गैमिट या फीमेल गैमिट है, दे आर कॉल्ड हेटेरोगैमिट्स। उनको हम क्या बोलेंगे, तो ये सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, और ये डिसिमिलर होते हैं, डिसिमिलर। तो एक सिमिलर हैं और एक डिसिमिलर हैं, और इसलिए उनका नाम हो गया होमोगैमिट्स और हेटेरोगैमिट्स। अब जो गैमिट्स हैं वो किसी ना किसी बनते हैं इंडिविजुअल में, और गैमिट्स बनते हैं सेक्स ऑर्गन में। किसमें, सेक्स ऑर्गन में। तो अब मैं बात करूंगा सेक्सुअलिटी की। किसकी बात करूंगा, सेक्सुअलिटी की बात करूंगा। अब जरा एक वर्ड जानो, बाईसेक्सुअल। एक वर्ड जानो, यूनिसेक्सुअल। अगर तुम्हें माता तुम्हें पिता, यानी वही एनिमल मेल है वही फीमेल है, यानी एक एनिमल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं, तो उसे हम बाईसेक्सुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल। वही मेल वही फीमेल है, अर्थवॉर्म है, लीच है, और मोस्ट ऑफ फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं। इसके दो वर्ड और आप यूज कर सकते हो, और मोनोसियस और हर्मेफ्रोडाइट। यहां पर हम थोड़ा और क्लियर कर दें, मोनोसियस वर्ड जनरली प्लांट के लिए आता है और हर्मेफ्रोडाइट वर्ड जनरली एनिमल्स के लिए आता है। अगर मैं ये कहूं कि मैंगो प्लांट बाइसेक्सुअल या मोनोसियस है तो सही है, लेकिन अगर मैं लीच की बात करूं, लीच, अर्थवॉर्म, वो भी एक में ही दोनों सेक्स मौजूद होते हैं,
उसको मैं जनरली परफेक्ट वर्ड बोलूंगा हर्मेफ्रोडाइट। तो जनरली एनिमल के लिए हम बाइसेक्सुअल होने पर, भाई बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स एक में होने को बोलते हैं। और एनिमल में क्या वर्ड यूज करूंगा? हर्मेफ्रोडाइट। प्लांट में क्या यूज करूंगा? मोनोसियस। यहां पर यूनिसेक्सुअल में एक में एक ही सेक्स होगा, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? डायोसियस। दो सेक्स अलग होंगे, डायोसियस। अब इनके एग्जाम्पल जान लो। बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, हर्मेफ्रोडाइट में एक में दोनों होंगे। यूनिसेक्सुअल, डायोसियस में वो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। अब बाइसेक्सुअल मैंने बात की, अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है। हम ये भी जानते हैं लीच बाइसेक्सुअल है, मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बाइसेक्सुअल है, ज्यादातर फंगस बाइसेक्सुअल हैं। और अगर लोअर ऑर्गेनिज्म में जिनकी बॉडी थैलस की फॉर्म में होती है, वहां पर हम इनसे एक अलग वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोथैलिक। अगर किसी फंगस में या किसी ब्रायोफाइट में या किसी एल्गी में एक ही थैलस में दोनों सेक्स मौजूद हैं, तो उसे बोलते हैं होमोथैलिक। तो फंगस आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ होमोथैलिज्म, या होमोथैलिक होने का बेस्ट एग्जाम्पल। उसमें बहुत सारे एल्गी भी हैं वैसे तो, और ब्रायोफाइट भी कुछ हैं जिनमें ऐसा होता है। अब यूनिसेक्सुअल बात करूं, देखिए डायोसिस की बात करूं तो इंसेक्ट, कॉकरोच, इसका एनिमल में इंसेक्ट और कॉकरोच एंड वर्टिब्रेट्स इसका एग्जाम्पल है। मैं कॉकरोच भी इंसेक्ट पर फिर भी मैंने क्लियर कर दिया। मक्खी, मच्छर जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, आर्थ्रोपॉड्स हैं, वो सारे कैसे हैं? ऑल आर यूनिसेक्सुअल। डायोसियस सारे वर्टिब्रेट डायोसियस हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट में एग्जाम्पल लूं, तो प्लांट में एग्जाम्पल होगा पपाया, पपीता। पपाया में मेल और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। डेट, पाम, खजूर, इनमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। और यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि इन पपाया गार्डन, जो पपीते के पेड़ लगाए आपने, इन पपाया गार्डन along with female plants, some male plants are also required। कुछ मेल प्लांट भी चाहिए होते हैं। और क्यों चाहिए? इसे चाहिए कि मेल प्लांट जब तक मेल गैमेट प्रोवाइड नहीं करेगा, जब तक मेल प्लांट से फीमेल का पॉलिनेशन नहीं होगा, तब तक क्या नहीं होगा? तब तक उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो जहां मेल फीमेल अलग हो, वहां फीमेल के साथ साथ मेल की प्रेजेंस भी जरूरी है फॉर फर्टिलाइजेशन। बस लास्ट में दो एग्जांपल और देने हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जहां प्लांट तो मोनोसियस है, ध्यान सुनना, प्लांट मोनोसियस लेकिन फ्लावर डायोसियस है। यानी कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर अलग हैं, तो प्लांट तो मोनोसियस हो गया क्योंकि एक पर दोनों मौजूद हैं। और चूंकि फ्लावर मेल अलग फीमेल अलग, तो फ्लावर डायोसियस हो गया। और एग्जाम्पल कौन हुआ? कुकरबिट्स। जहां पर जो कुकरबिट्स हैं, लौकी, तोरी, खीरे, तरबूज जो आज आपको परेशान कर रहे हैं, और कोकोनट, इसमें एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर मौजूद होते हैं, लेकिन एक फ्लावर या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है। अब अगर फ्लावर में केवल मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी स्टैमिन है, उसे बोलते हैं स्टेमिनेट। ए फ्लावर विद मेल सेक्स ऑर्गन, स्टेमिनेट। और वो फ्लावर्स में केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी पिस्टिल है, उसे बोलते हैं पिस्टिलेट। दैट इज कॉल्ड पिस्टिलेट। तो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दो अलग अलग फ्लावर के नाम हैं। पिस्टिलेट में केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन में, जिसे पिस्टिला कार्पल बोलते हैं, और मेल जो स्टेमिनेट बोल रहे हैं उसमें केवल
स्टैमिन होगा। तो ये हमने बात की सेक्सुअलिटी की, और आज की क्लास यहीं तक, और कल उम्मीद है दैट विल क्लोजिंग डे ऑफ द लेसन। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो डेटा है, जो उसके की पॉइंट हैं, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, और आप भी इसे याद रखें। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास लगभग आपको क्लियर हुई होगी, कुछ अच्छे फैक्ट पता चले होंगे। मेरा काम खत्म होने जा रहा है और आपका काम दोबारा शुरू होने जा रहा है कि आप इन फैक्ट के कंटेंट को अपना बना लें, याद कर लें। तो थैंक्स फॉर द डे, सी यू टुमारो।